हाँ हाँ तो कमेंट करके So hello everyone. In last class we have discussed till Ansaldo basics. तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके अंदर कुछ बेसिक्स जो थे वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो EI सिस्टम है, EI इंटरलॉकिंग जो दिया हुआ रहता है, EI इंटरलॉकिंग के अंदर मेनली दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। EI क्योंकि जो भी वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क करता है, हार्डवेयर बेस्ड कम है उसका। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है एज कम्पेयर टू हमारे प्रीवियस जो पुराने EIs, पुराने जो भी हमारे इंटरलॉकिंग सिस्टम थे लाइक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो अब सॉफ्टवेयर बेस के अंदर जो रहता है, दो टाइप के सॉफ्टवेयर मेनली है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर हर कंपनी का एक रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साइट टू साइट वेरी करता है, तो ये स्पेसिफिक स्टेशन का अलग से स्पेसिफाइड रहेगा। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर जो रहता है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है, कभी भी कंपनी हमारे यहाँ साइट पे आके उसे इंस्टॉल नहीं करती, इसलिए जो हमें CPU कार्ड मिलता है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड रहता है। जब भी हमारा कोई CPU कार्ड ट्रबल देगा और हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तब हम उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड करते हैं। इसी कारण से CPU एक जगह का अगर CPU कार्ड हमारे पास रखा हुआ है स्पेयर में, तो हम उस CPU कार्ड को दूसरे स्टेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन अंसाल्डो के अंदर एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर जो होता है सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है मेनली, मतलब जैसे उसको क्या कमांड से क्या होना चाहिए वो सब चीजें जो रहती हैं वो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर में रहती है, लेकिन कौन से गियर ऑपरेट होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रहता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारी वाइटल सप्लाई को काटने के लिए, मतलब जो VCR रिले होती है हमारे अंसाल्डो में, जो वाइटल कट ऑफ रिले है उसको डिसेबल करने के लिए भी एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर से, जैसे मैंने आपको जो लास्ट क्लास में ही बताया था कि पावर सप्लाई कार्ड के अंदर 250 हर्ट्ज का जब सिग्नल मिलता है तब VCR के लिए वोल्टेज जनरेट होता है। तो जो 250 हर्ट्ज का सिग्नल जो जनरेट होता है वो किसके कारण से होता है, आपका एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट जो आपका था स्टैंड बाय। हमारे यहाँ आज की डेट में जितने भी EIs हैं वो सारे हॉट स्टैंड बाय में लग रहे हैं। हॉट स्टैंड बाय के अंदर चेंज ओवर करने की जरूरत नहीं होती, ना ही चेंज ओवर होता है। हॉट स्टैंड बाय के अंदर मतलब होता है कि सबके अंदर हम एट अ टाइम इनपुट भी देंगे और सबसे हम आउटपुट भी लेंगे, तो उसमें चेंज ओवर टाइमिंग का बिल्कुल भी नहीं रहता। दोनों आउटपुट भी दे रहे हैं, दोनों इनपुट भी दे रहे हैं, दोनों में इनपुट मिलेगा और दोनों से आउटपुट जनरेट होगा। तो अगर कोई भी एक सिस्टम ट्रबल करता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे से आउटपुट से जनरेट होते हुए हमारा जो भी सिग्नल इक्विपमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में ही रहता है। बॉम्ब स्टैंड बाय के अंदर चेंज ओवर होना पड़ता है। अब चेंज ओवर के अंदर अगर आपने कई बार देखा होगा कि IPS के अंदर हमारे पास इन्वर्टर 1 इन्वर्टर 2 मास्टर स्लेव लगा रहता है, दोनों के अंदर चेंज ओवर के लिए मिली सेकेंड्स के लिए कई बार अगर आप चेंज करेंगे तो आपके जो सिग्नल होते हैं वो एस्पेक्ट चेंज करके फिर नॉर्मल होता है, तो वो उसे हम कह सकते हैं बॉम्ब स्टैंड बाय, लेकिन उसका टाइम इतना कम है कि हम उसे हॉट स्टैंड बाय ही कहते हैं। अंसाल्डो EI माइक्रोलॉग के नाम से जनरली अभी तक जाना जा रहा है, माइक्रोलॉग बोला जाता है इसको। इसके कार्ड फाइल के अंदर जो होता है, कार्ड फाइल जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कोई एक फाइल है जिसके अंदर कार्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम टोटल 20 कार्ड्स एकोमोडेट कर सकते हैं एक कार्ड फाइल के। तो एक कार्ड फाइल के अंदर स्लॉट नंबर 1 to 15 एंड 20 जो होता है नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट, वाइटल इनपुट आउटपुट, सिंक्रोनाइजेशन PCB, कम्युनिकेशन PCB और प्लस CTC। जो 20 नंबर है, 20 नंबर में लास्ट टाइम भी आपको बोला था ये CSI कार्ड होता है जो CTC के टाइम पे यूज होगा। CTC मींस सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। 16-17 बिट ज्यादा होने के कारण से पावर सप्लाई बोर्ड के लिए यूज होती है, CPU बोर्ड की भी बिट ज्यादा होने के कारण से 18-19 स्लॉट नंबर फिक्स है। तो 16-17, 18-19 आर फिक्स स्लॉट फॉर पावर सप्लाई कार्ड एंड CPU कार्ड। इस टाइप से कार्ड फाइल लिखती है हमें। अब कार्ड फाइल के अंदर आप देखेंगे 1 से लेकर 15 तक वाइटल इनपुट आउटपुट, नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स का दिख रहा है। 20 नंबर CSI कार्ड,
हमारे यहाँ कहीं पे भी वेस्टर्न रेलवे में 20 नंबर स्लॉट पे कोई कार्ड अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ सब जगह स्टेशन मास्टर इंडिविजुअल स्टेशन पे अवेलेबल है। CSI कार्ड हम वहीं डालेंगे जहाँ पे हम सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल बना रहे हैं। अंसाल्डो सिर्फ हमारे इंडियन रेलवे के लिए नहीं मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए करता है, इसलिए उन लोगों का कार्ड फाइल कॉमन है। अगर आप इंडियन रेलवे से कहीं मेट्रोज में जाते हैं या फिर अदर रेलवे में भी जाते हैं, तो उस समय आपको जहाँ पे सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल होगा वहाँ आपको 20 नंबर स्लॉट में मिलेगा। CPU बोर्ड मोटोरोला 68332 माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो पोर्ट्स होते हैं, टोटल 5 पोर्ट्स होते हैं, जिसका इंडिविजुअल वर्किंग मैंने बताया था, तब भी एक बार बता देता हूँ। पोर्ट नंबर 1 2 RS485 विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन विद MLK सिस्टम्स, मतलब सिस्टम 1 लगा है, सिस्टम 2 लगा है, तो दोनों सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन करेगा वो पोर्ट नंबर 1 एंड 2 से होगा। पोर्ट नंबर 3 कम्युनिकेशन विद नॉन वाइटल कंट्रोल सिस्टम सच एज वीडियो। Port number 4, communication with non-vital control system such as video and indication panels. Port number 5 is for maintenance PC, जो MTC होता है जिसके थ्रू हम लोग पूरे डिबगिंग चेक कर सकते हैं। ये CPU कार्ड का इस टाइप से दिखता है। ये CPU कार्ड हमारा, इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेशंस रहते हैं, जिसमें से सारे इंडिकेशंस की आपको जरूरत नहीं है। मेन आपको 7th 8th 6th ये ध्यान होना चाहिए, और 5th नंबर 5th 6th 7th 8th इन इंडिकेशन का मेन यूज पड़ता है हमेशा। 5th number is for online, 6th number is for VPP, 7th 8th for resetting. पावर सप्लाई बोर्ड, पावर सप्लाई बोर्ड जो हमारा है ये सिर्फ सप्लाई इनपुट लेगा और इनपुट लेके हमें 12 वोल्ट जनरेट करके देता है, और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है 250 हर्ट्ज। जैसे अगर आप ये देखेंगे, CPU detects नो इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम फॉल्ट, ये कंटिन्यूअसली 250 हर्ट्ज सिग्नल पावर सप्लाई पीसीबी को भेजता रहता है, जिससे पीसीओआर के लिए जो सप्लाई चाहिए रहती है वो मिलती रहती है। ये हमारा पावर सप्लाई कार्ड है जिसके अंदर हेलो 10 नंबर बराबर, जिसके अंदर 2 इंडिकेशन रहते हैं, 5 वोल्ट ऑन और पीसीओआर ऑन। असल मॉर्निंग फंस गए नहीं तो आपके साथ आते हैं। तो 5 वोल्ट ऑन के अंदर इसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है। तो 5 वोल्ट ऑन इंडिकेशन जब तक जलता रहेगा, मतलब हमारा जो पावर सप्लाई कार्ड है उसके अंदर 5 वोल्ट सप्लाई बराबर मिल रही है। पीसीओआर इंडिकेशन अगर जल गया तो इसका मतलब है कि 250 हर्ट्ज की सप्लाई पावर सप्लाई कार्ड को मिल चुकी है। नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड, इसके अंदर 32 इनपुट्स 32 आउटपुट्स होते हैं। यहाँ तक अपना लास्ट क्लासेस में हो चुका था। नॉन वाइटल्स जो कंडीशंस होती हैं वो किसके लिए, जो HR की कंडीशन जिसके अंदर इन्वॉल्व ना हो वो नॉन वाइटल्स होती हैं, जैसे पैनल के इंडिकेशन, पैनल के काउंटर्स, पैनल के बजर्स एंड अदर्स। आप कंडीशंस ये देख सकते हैं। नॉन वाइटल जो कार्ड होता है वो इस टाइप से आपका दिखता है। ऊपर जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं वो इनपुट के हैं। इनपुट के लिए हमेशा ग्रीन LED यूज करी हुई है अंसाल्डो ने, और आउटपुट के लिए येलो और अंबर इंडिकेशन यूज करा हुआ है। ये चाहे वाइटल हो चाहे नॉन वाइटल, ये फिक्स इंडिकेशन है। फॉर इनपुट ग्रीन, फॉर आउटपुट येलो। अब आज की हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब चालू होता है वो वाइटल आउटपुट बोर्ड। वाइटल आउटपुट बोर्ड के अंदर, नॉन वाइटल के अंदर आपके पास टोटल कितने थे इनपुट आउटपुट, 32, बट वाइटल के अंदर हो जाते हैं 16। क्यों? क्योंकि ये वाइटल सर्किट है, करंट कंजप्शन ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए इसके अंदर जो रिलेज और इसके कार्ड्स की जो कैपेसिटी बना के रखी है वो 16 की रखी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कार्ड की कोई भी कैपेसिटी होगी वो 2⁻n के फॉर्म में चलेगी। 2⁻n, या तो उसके अंदर 2 इनपुट होंगे 2 आउटपुट होंगे, 4 इनपुट 4 आउटपुट, 8 इनपुट 8 आउटपुट, 16 इनपुट 16 आउटपुट, 32 64 1। ये चाहे कोई सी भी PI हो, कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है उसका कॉन्फ़िगरेशन, बट लेकिन इनपुट और आउटपुट की जो कैपेसिटी रहेगी वो हमेशा 2⁻n के फॉर्म में। वाइटल आउटपुट बोर्ड जो मतलब वाइटल आउटपुट को डील करता हो। अब वाइटल आउटपुट के लिए मैंने आपको बोला था सबसे सिंपल है याद करने के लिए, जो भी हमारी HR की कंडीशंस में रिक्वायरमेंट होती है। HR की कंडीशन हमें सबसे पहले पढ़ाई जाती है क्या क्या,
कि भैया सारे क्रैंक हैंडल नॉर्मल होने चाहिए, अंदर होने चाहिए, ट्रैक सारे पिकअप होने चाहिए, रूट सेट एंड लॉक होना चाहिए। रूट सेट एंड लॉक होने के लिए पॉइंट की कंडीशन हमें चेक करनी होगी। तो जो भी हमारी पॉइंट के इंडिकेशन, रूट का इंडिकेशन, ट्रैक का इंडिकेशन, ये सब हमारे वाइटल इनपुट आउटपुट होते हैं। अब ट्रैक तो हम पिकअप कराते नहीं, ट्रैक ऑटोमेटिक साइड से पिकअप होता है, तो वो वाइटल इनपुट होगा। लेकिन पॉइंट को हम ऑपरेट करते हैं तो उस समय वाइटल आउटपुट आएगा। पॉइंट किस कंडीशन में है वो वाइटल इनपुट हो जाए। तो हमें सबसे पहले मेन ध्यान ये रखना चाहिए कि वाइटल आउटपुट क्या होगा और वाइटल इनपुट क्या होगा। वाइटल आउटपुट कार्ड के अंदर और वाइटल इनपुट कार्ड, दोनों कार्ड्स इसी टाइप से रहते हैं, बस इसके अंदर नीचे लिखा रहता है आउट 16। आउट 16 मतलब वाइटल आउटपुट कार्ड हैविंग 16 आउटपुट। नेक्स्ट आपका रहता है वाइटल इनपुट। वाइटल इनपुट के अंदर लिखा रहता है इन 16। इन 16 का मतलब हो गया वाइटल इनपुट कार्ड हैविंग 16 इनपुट्स। तो इसके अंदर अगर आप बिट्स देखेंगे तो 1 से लेके 16 बिट तक के लिए एलईडी रहती है। अंसाल्डो के अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट जो है, सबसे सब लोग जानते हैं क्यूसन इज द बेस्ट, लेकिन अंसाल्डो को हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाता है। यूजर फ्रेंडली कैसे? उसके जो इंडिकेशन आते हैं कि भैया इसने आउटपुट जनरेट करा या इनपुट लिया, ये हम डायरेक्टली सिस्टम के सामने अगर खड़े हो जाएं तो ये एलईडी देख के हम पता कर सकते हैं कि जो बिट चार्ट हमारे पास होना चाहिए, बिट चार्ट के अकॉर्डिंग कि वो बिट के अंदर एलईडी अगर ब्लिंक कर गई तो मतलब उस सिस्टम ने वो आउटपुट जनरेट कर दिया या उसी सिस्टम का उस बिट का वो इनपुट उसने रिसीव कर लिया। वाइटल इनपुट बोर्ड, तो मैं आपसे पहले बोला कि साइड पे कंडीशन सिग्नल की क्या है, पॉइंट की क्या है, ट्रैक की क्या है, ये तीन चीजें मेनली रहती हैं हमारी वाइटल इनपुट। पॉइंट का कंडीशन नॉर्मल है, रिवर्स है, ट्रैक पिकअप है, ड्रॉप है, या ईसीआर सिग्नल, राइट, आरजी, एचजी, डीजी, एचएचजी, व्हाटएवर। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें होंगी वो हमारी वाइटल इनपुट बोर्ड्स के अंदर। अब इम्पोर्टेंट आता है, हमने इतनी देर से टाइम से बोला था वाइटल कट ऑफ रिले। तो वाइटल कट ऑफ रिले के अंदर क्या होता है, ये आपकी 6F 6B की रिले है। आप देखेंगे VCR हैज 6F and 6B independent contacts, sorry dependent लिख दिया, independent contacts each rated for 3 amperes। तो इसकी जो रेटिंग कैपेसिटी है वो 3 एम्पियर है। और अगर हम लोग नॉर्मली अगर एक चीज देखें कि हमारी एक रिले, नॉर्मल से कोई भी एक रिले है, तो वो लगभग हमारा कितना करंट लेती है पिकअप होने के लिए। ECR रिले के अंदर अगर QECX की बात करें, QECX 61, तो आपका साइड पे जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए वो मोर देन 75 मिली एम्पियर होनी चाहिए। अगर मोर देन 75 मिली एम्पियर से ज्यादा है तो आपका जो ECR रिले होगी वो पिकअप हो जाएगी। इससे कम करंट की रेटिंग होती है हमारी QN1, QNA1 की, वो अप्रोक्स रहती है 30 मिली एम्पियर। अब 30 मिली एम्पियर करंट की अगर हमारी एक रिले की पिकअप करंट है तो उस समय अगर हम देखेंगे हमारा मैक्सिमम कांटेक्ट कितना ले सकता है, 3 एम्पियर। तो हम एट अ टाइम कितनी रिले मैक्सिमम ड्राइव कर सकते हैं एक कांटेक्ट? बोलता हूँ, अभी आपने बताया, बोलता हूँ 10 रिले। तो अगर आप देखेंगे कि 3 बाबू जी आपका म्यूट करिए, लाल बाबू जी। सर ये लाल बाबू जी को म्यूट कराइए, बहुत आवाज आता है। कर दिया मैंने उनका। गोलू दादा का आ रहा है, एक्चुअली गोलू दादा की आवाज आ रही है, ऐसे कंट्रोल में बैठे हैं, बार बार उनका जो कॉल प्रेशर कुकर का भी ज्यादा आवाज आ रहा है। सबको म्यूट कर दो ना। तो 3 एम्पियर करंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 एम्पियर करंट के अंदर मैं आपको जैसे ही बोला कि एक रिले का अप्रोक्स करंट जो रहता है वो 30 मिली एम्पियर रहता है। तो हम एक कार्ड से 10 रिले को ही ड्राइव कर सकते हैं। तो हमें जब बिट चार्ट बनाना है तो बिट चार्ट में हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है, एट अ टाइम कभी भी किसी भी कार्ड से 10 रिले से ज्यादा ड्राइव नहीं होनी चाहिए। अगर आप 10 रिले से ज्यादा ड्राइव करेंगे तो आपके चांसेस
कांटेक्ट की वीसीआर रिले के कांटेक्ट मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वीसीआर का फेलियर जनरेट होने लगेगा। तो हमें सबसे पहले बिट चार्ट का कॉन्फ़िगरेशन में वीसीआर रिले का ये ध्यान रखना है कि एक रिले का जो कांटेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 एम्पियर की ही रेटिंग होता है। वीसीआर का जो कांटेक्ट है वो जितने भी आप देखेंगे वो सब पावर सप्लाई को वाइटल आउटपुट, क्योंकि इसका नाम ही जो दिया हुआ है वाइटल कट ऑफ रिले, तो वाइटल सप्लाई जो रहती है वाइटल सप्लाई को ये कट करने का काम कर रहा है। और वाइटल सप्लाई के अंदर जो आउटपुट है, आउटपुट जनरेट जितना भी करेगा तो वो आउटपुट सप्लाई जो है वो वीसीआर रिले के इन्हीं कांटेक्ट के थ्रू, जो 6F6B कांटेक्ट जो लिखे हुए हैं इन्हीं कांटेक्ट के थ्रू आती है। तो जब ये रिले ड्रॉप हो जाएगी तो वाइटल आपका आउटपुट जितना भी होना होगा, वाइटल रिले का जितना भी होगा वो सब बंद हो जाएगा, वाइटल कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। यही सबसे ज्यादा उसका सेफ्टी का ध्यान रखती है वीसीआर रिले। और वीसीआर रिले को कौन सिग्नल दे रहा है? आपका पावर सप्लाई कार्ड। और पावर सप्लाई को कैसे मिल रही है? उसको 250 हर्ट्ज का सिग्नल। 250 हर्ट्ज कब तक मिलता रहेगा? जब तक कोई भी अनवांटेड चीज हमारे सिस्टम एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर सिस्टम को कोई भी अनवांटेड चीज एक्सपीरियंस करने को मिली तो उसी समय वो 250 हर्ट्ज सिग्नल को वापस बैक कर देगा और 12 वोल्ट सप्लाई जो पावर सप्लाई जनरेट करता है वाइटल कट ऑफ रिले को पिकअप कराने के लिए वो बैक कर देगा। वो बैक कर देगा तो वीसीआर ड्रॉप हो जाएगी, आपका जो भी आउटपुट होने वाले हैं आउटपुट सिस्टम सब बंद हो जाएगा। वीसीआर रिले जो दिखती है वो आपका इस कॉन्फ़िगरेशंस में रहती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में आप इसकी देखेंगे। जनरली हमने देखी है अभी तक हमारे पास जो कॉइल रहती है, कॉइल नीचे रहती है और कांटेक्ट ऊपर रहता है, बट वीसीआर रिले के अंदर आप देखेंगे कॉइल ऊपर है, कांटेक्ट नीचे है। इसकी कॉइल यहाँ पे रहती है, ऊपर टॉप में कॉइल है, ये इसी टाइप से लगती है। इसका मेन कॉन्फ़िगरेशन है, सीधे ये प्लग इन होगी इस टाइप से। नीचे कॉन्टेक्ट्स है अवेलेबल इसके। ड्राइंग कर लिया। अब जितनी भी पीसीबी होती है सारी पीसीबी के, जैसे हमारे पास अगर रिले टू रिले की अगर बात करें तो कोड पिन कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो कोड पिन कॉन्फ़िगरेशन की तरीके से हमारे अंसाल्डो के अंदर भी इस सब पीसीबी का एक 96 कनेक्टर का उसका कनेक्टर रहता है और इस कनेक्टर के पीछे बैक साइड हम रियर पोर्शन पे पिन लगाते हैं कनेक्टर की, कि जिससे उसके अंदर अगर वाइटल इनपुट का कार्ड जाएगा तो वाइटल इनपुट ही जाना चाहिए अगली बार से। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है एट द टाइम ऑफ कमिश्निंग कि कमिश्निंग में वो पीछे वो लगा दी गई है नहीं लगा दी गई। तो ये फीमेल कनेक्टर रहते हैं 96 कनेक्टर के, जो लोअर हाफ में रहता है। अगर मैं अभी आपको एक कार्ड का कोई जैसे कार्ड फाइल के अंदर आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे साइड जितना भी आपको दिया हुआ है 96 पिन कनेक्टर, और जो बीच बीच में रेड कलर की पिन्स दिख रही हैं यही स्लॉटिंग पिन कहलाती है। यही स्लॉट पिन डिसाइड करती है कि इसमें कौन सा कार्ड जाएगा कौन सा कार्ड नहीं जाएगा। ये उसका बैक साइड का है अरेंजमेंट। ये तो आपने नीचे देख लिया, ऊपर आपको ब्लैंक दिख रहा होगा इसमें टॉप में। वो ब्लैंक के अंदर क्या रहता है, हम एड्रेसिंग इसमें इंक्लूड करते हैं। जो बैक साइड का अगर आप खोलेंगे तो बैक साइड से आपको इस टाइप से व्यू दिखेगा, और यहाँ पे जो एड्रेसिंग दिख रही है इसके अंदर एड्रेसिंग हेक्साडेसिमल कोड में होती है, क्योंकि हमारे पास 16 कार्ड की कैपेसिटी हो गई, हमारे पास 16 कार्ड हम उसमें कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर है आपके पास। हेक्साडेसिमल के अंदर आप देखेंगे तो 6 बिट्स है। 6 बिट्स के अंदर आप देखेंगे सबसे नीचे वाला जो है वो 1 रहता है, सबसे टॉप मोस्ट जो रहता है वो 0 रहता है। अब बीच में बची 4 बिट्स, जो 4 बिट की एड्रेसिंग रहेगी। आपका पहला कार्ड है तो उसका जो नंबर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा that one is 0001, second card 0010, third one is 0011, fourth one is 0100। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल कोडिंग रहती है उसके लिए डिजिटल जिसको थोड़ा बहुत मालूम है उसको कोडिंग ऐसी आप अगर आप देखेंगे तो उस कोडिंग के थ्रू ही डायरेक्टली आपका एड्रेसिंग डिसाइड हो जाता है, और यही एड्रेस यूज होता है आपके प्रोग्राम में। थोड़े दिन बाद आपको प्रोग्राम भी दिखाऊंगा कि प्रोग्राम के अंदर किस कार्ड को किस तरीके से उनने कॉल करा, तो आप डायरेक्टली उससे पता कर सकते हैं कि किस कार्ड को आपको फॉल्टी। ये ईपी रोम रहता है पीछे, ईपी रोम पीसीबी रहे, इसके अंदर ही सारा प्रोग्राम आपका सीरियल कम्युनिकेशन कोड्स के साथ इंक्लूड रहता है। अब बात करें हम लोग ऑपरेशन। माइक्रोलॉग 2 जो रहता है उसके अंदर मेनली
हैविंग दो मोड होते हैं, एक ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड मतलब जब सारे एप्लीकेशन सब कुछ बराबर है आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जनरली जहाँ पे भी स्टेशन कमीशनिंग हो चुकी है उससे पहले जो आपको मोड दिखेगा वो ऑनलाइन मोड दिखेगा। ऑनलाइन मोड अवेलेबल रहेगा हमेशा, जो स्क्रॉलिंग चलती रहेगी, इसका मतलब है आपका सिस्टम पूरा हेल्दी है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट मोड आप देखेंगे सीपीएस मोड। सीपीएस मोड कब आएगा? अगर कोई भी अनवांटेड सप्लाई, अनवांटेड इंटरप्ट या फिर पावर सप्लाई कार्ड में फॉल्ट अगर आएगा तो उस समय सीपीएस डाउन मोड आ जाएगा। सीपीएस डाउन मोड का मतलब होता है कंडीशनली पावर सप्लाई डाउन मोड। इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं सीपीयू ने आपका कोई फेलियर एक्नॉलेज करा है और उसके कारण से आपकी वीसीआर रिले की सप्लाई काट दी गई है सिस्टम से। तो जब भी अगर आप रीसेट भी करते हैं तो रीसेट टाइम में भी थोड़ी देर के लिए सीपीएस डाउन मोड एक्टिव होता है। जैसे आप सिस्टम को रीसेट मारते हैं तो रीसेट करने पे वीसीआर रिले ड्रॉप होती है, पूरा सिस्टम जीरो होता है, उस समय भी सीपीएस मोड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड अगर हम जब इनिशियली स्टार्टिंग में हम कोई भी मेंटेनेंस मोड के अंदर या फिर कहीं पे भी हम प्रोग्रामिंग अपलोडिंग कर रहे हैं, जब भी हम सिस्टम के अंदर प्रोग्राम अपलोड करेंगे जहाँ सीपीयू कार्ड कभी चेंज हुआ होगा तो उनने एक्नॉलेज देखा होगा कि उनका कॉन्फ़िगरेशन मोड आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में लाने के लिए हमें आपने देखा है कि पीछे पीसीबी के अंदर भी चेंज करना होता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट वन इज रीसेट मोड। रीसेट मोड जब सिस्टम आपका रीसेटिंग में है उस समय रीसेट एलईडी आपकी ब्लिंक करती रहेगी। जो नंबर 5 और 6 थी जो आपको सीपीयू कार्ड के अंदर लास्ट टाइम मैंने अभी आपको बताई थी, एक बार फिर दिखा देता हूँ। 7 नंबर 8 नंबर जो रीसेट एलईडी इसमें 7 नंबर और 8 नंबर एलईडी रहेगी वो ब्लिंक करती रहेगी ड्यूरिंग रीसेटिंग मोड। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका सिस्टम किस कॉन्फ़िगरेशन में चल रहा है वो आप सीपीयू पीसीबी को देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा अभी मोड में हमारा सिस्टम अवेलेबल है। रीसेट मोड में अब जाना कैसे होता है? रीसेट मोड करने के लिए हमारे पास एक्चुअल में दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्टली फिजिकल कनेक्शन है कि मैं डायरेक्टली जाऊंगा, उसमें रीसेट बटन रहता है, रीसेट बटन को प्रेस करूंगा तो सिस्टम रीसेट मोड में आ जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारा एमटीसी जो है अंसाल्डो का, खासकर अंसाल्डो के एमटीसी कोई भी रिले रूम से बाहर नहीं लाना चाहता। उसका एक रीजन ये भी है कि एमटीसी से मैं डायरेक्टली सिस्टम को रीसेट कर सकता हूँ कहीं बैठे हुए भी, मुझे कहीं रिले रूम खोलने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैं एमटीसी के अंदर जाऊंगा और उसकी स्क्रीन क्लिक करूंगा एमटीसी में, तो एमटीसी की स्क्रीन आपको एक बार दिखाता हूँ किस टाइप से आती है। एमटीसी की स्क्रीन कुछ इस टाइप से आएगी, ये क्लियर इमेज नहीं ला पाया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सिस्टम रीसेट का ये रहा, थर्ड रो के अंदर थर्ड सिस्टम रीसेट माइक्रोलॉग 2 लिखा हुआ है। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीसेट ले लेता है। तो ये एक और मेजर डिसएडवांटेज है जिस कारण से हम एमटीसी अंसाल्डो का रिले रूम के बाहर नहीं ला पाते। एक तो है कि प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, दूसरा अगर गलती से कोई सिस्टम रीसेट कर देगा तो उस समय आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। एक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हैंडओवर ले लेगा, लेकिन उसी समय किसी ने दूसरा भी कर दिया ट्रायल बेसिस पे, दोनों सिस्टम लेके सिस्टम फेलियर में आ जाएगा, फेलियर मोड। तो रीसेटिंग करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला जो रीसेट बटन दिया रहेगा सीपीयू बोर्ड में, सीपीयू बोर्ड में डायरेक्टली आप प्रेस करिए तो सीपीयू बोर्ड रीसेट मोड में आ जाएगा। सेकंड जो मैंने आपको बोला एमटीसी के थ्रू कर सकते हैं, एक्सेस करेंगे, जैसे ही आप उससे करेंगे तो उसके अंदर भी ड्रॉप हो जाएगा। अब कहीं पे भी किसी का भी जो होता है सब जगह के लिए एक बिट चार्ट इन्वॉल्व होती है। इस बिट चार्ट के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले स्लॉट 1 है। स्लॉट 1 जो दिया हुआ है उसका नाम दिया हुआ है सिंक बोर्ड। थोड़ा मैं इसे और जूम कर दूं।
सिंक बोर्ड। स्लॉट नंबर 1 जो है वो सिंक बोर्ड है। सिंक बोर्ड इज मींस सिंक्रोनाइजेशन बोर्ड। सिंक्रोनाइजेशन बोर्ड जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में सिंक्रोनाइज करने का काम कर रहा है। अगर आपका कभी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में चेंज ओवर नहीं हो पा रहा है तो उस समय आपकी सिंक पीसीबी फॉल्टी में हो, फॉल्ट कंडीशन में आ गई हो, तो उस समय आपको सिंक बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो सिंक बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू सिस्टम्स, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। नेक्स्ट आप स्लॉट देखेंगे कम्युनिकेशन बोर्ड। कम्युनिकेशन बोर्ड जो है ये इंडिविजुअल सिस्टम के अंदर जो आपके जितने भी कार्ड्स लगे हैं वो कार्ड्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपके जितने भी बाकी ये सिस्टम भी दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा, ये कम्युनिकेशन बोर्ड का काम। तो अगर कहीं पे भी आपका कोई एड्रेस मिसमैच होगा या एड्रेस चेंज हो जाएगा या कोई कार्ड आपका निकल गया गलती से, तो उस समय आपका ये कम्युनिकेशन पीसीबी जो है ये ड्रॉप कर जाएगा। ये कम्युनिकेशन इसमें होगा नहीं, तो ये सीधे से जनरेट करके वैल्यू बोलेगी और सीपीयू कार्ड उसको वीसीआर रिले को ड्रॉप कर देगा उस सिस्टम में। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे यहाँ क्या है कि जैसे माइक्रोलॉग 2 के अंदर जो सेकंड कार्ड है उसके अंदर 3 आउटपुट कार्ड यूज करे हुए हैं, वाइटल आउटपुट 1, वाइटल आउटपुट 2, वाइटल आउटपुट 3। और उसी तरीके से आप देखेंगे नॉन वाइटल इनपुट है। तो जो रेड कलर से शोज करा हुआ है वो वाइटल आउटपुट है, ब्लू कलर से करा हुआ है वो वाइटल इनपुट्स है। एक लास्ट स्लॉट दिख रहा होगा, वो जो स्लॉट के अंदर है वो नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट है, जिसके अंदर 32 बिट्स आपको अलग से दिख रही होगी, बहुत बड़े पेज तक जाती है। ये सारा जो है वो नॉन वाइटल होता है। These are vital input, these are vital output। ये कुछ सेटअप आपका कुछ लगभग रहेगा वीडियो के सेटअप्स के टाइप का। 2 वीडियो आपके लगे रहेंगे एट अ टाइम। आप जिनके यहाँ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में उन्होंने देखा होगा कि दोनों में लेआउट में अगर 2 वीडियो का सेटअप है, दोनों वीडियो के अंदर आपको यार्ड का लेआउट दिखता रहेगा। बट अनसाल्डो के अंदर क्या रहता है, दूसरा सिस्टम कंप्लीटली स्टैंड बाय मोड में रहता है, उसके अंदर यार्ड का लेआउट नहीं दिखेगा। कई बार आप जैसे अगर जिसमें दोनों जगह दिखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि एट अ टाइम अभी कौन सा मॉनिटर वर्किंग कंडीशन में, तो आपको उसके अंदर पीसीबी की देखनी पड़ती है। इस समय मेरा एक वीडियो ऑन कंडीशन में दिख रहा है, एक वीडियो स्टैंड बाय मोड में। जैसे ही इसके अंदर कोई भी फॉल्ट आता है ऑटोमेटिकली चेंज ओवर हो जाएगा दूसरे वीडियो। जो मैंने आपसे बोला कि एज पर न्यू गाइडलाइंस जो आरडीएसओ ने दी थी कि हमें फिजिकल काउंटर बॉक्स लगाना है, तो ये यहाँ पे देखेंगे आप फिजिकली एक काउंटर बॉक्स है। काउंटर बॉक्स के अंदर एसएम की भी है, जैसे हमारे पैनल में रहती है। एसएम की पहले इन होगी, उसकी कंडीशन से इधर आ जाएगा। दोनों पीसी की एक अलग की रहती है जो सॉफ्ट की रहती है। सॉफ्ट की का मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड की। ये ऊपर उसी तरीके का जो लेआउट नीचे का रहता है, सेम लेआउट आपको ऊपर मिलेगा एमटीसी के अंदर। एमटीसी के अंदर जैसे डेटा लॉगर के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। एमटीसी के अंदर हमारे सिस्टम की जो कंडीशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, और वर्चुअल रिले जो है उनकी कंडीशन क्या है, वो हम एमटीसी के थ्रू इजीली चेक कर सकते हैं। रिले रूम का सेटअप, ये जितने भी आपको रिलेज दिख रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काय के लिए इंटरफेसिंग रिले। इसके अंदर कोई भी इंटरलॉकिंग रिले नहीं। इंटरलॉकिंग रिले सारी प्रोग्रामिंग में जा चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेसिंग रिले है। इंटरफेसिंग रिले का मतलब आपको लास्ट टाइम भी बताया था, टीपीआर, एनकेआर, आरकेआर ऑफ पॉइंट्स, पीसीआर ऑफ सिग्नल्स, यही है। यहाँ पे रिले थोड़ी आपको इसलिए ज्यादा दिख रही हैं क्योंकि इसके अंदर मेरे हर ट्रैक के पैरेलली लगभग एक्सेल काउंटर भी लगा है, तो इंटरफेसिंग रिले एक वीपीआर भी आ जाएगी, तो वीपीआर भी हो गया। जो माइक्रोलॉग का मेंटेनेंस टूल आता है उसके अंदर जैसे आप किसी भी सिस्टम के अंदर ऑन करेंगे तो सबसे पहले रन टाइम मॉनिटर आएगा, एक हिस्टोरिकल डेटा आएगा, एक सिस्टम एडजस्टमेंट आएगा, एक अदर टूल्स आएंगे। रन टाइम मॉनिटर जो हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसी चीज को, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए रन टाइम मॉनिटर को चेक करना है। हिस्टोरिकल डेटा, अगर कोई प्रीवियस डेटा कोई फेलियर हुआ था, अकर्ड हुआ था किसी पे, तो हमें उसको अगर चेक करना है तो हम हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। हर सिस्टम की, हर माइक्रोलॉग की एक टाइम होता है, वो टाइम सेट अगर कहीं मिसमैच हो रहा है तो टाइम सेट करना हो। कई बार आपको मिसमैच अलार्म आएगा, तो मिसमैच अलार्म जो आता है वो ऑटोमेटिकली राइट भी हो जाता है क्योंकि जीपीएस क्लॉक है वो,
कई बार थोड़ा सा मिसमैच होने के कारण से मिसमैच अलार्म देगा, लेकिन विद इन अ मीन बाय वो मिसमैच अलार्म टाइम ऑटोमेटिकली सेट होने के साथ ही वो चला भी जाता है। लेकिन अगर नहीं जा पा रहा है, मिसमैच अलार्म आपका कंटिन्यूअसली बीपिंग कर रहा है, तो उस समय आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। अब रन टाइम मॉनिटर के अंदर जैसे कई बार आता है आपका, इसके अंदर आता है CRC चेकसम। कोई भी आएगा आपसे पूछेगा कि आपका CRC बताइए, आपका चेकसम बताइए। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको अपना मेंटेनेंस टूल ओपन करना है और टूल ओपन करके रन टाइम मॉनिटर पे जाके सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड मदर बोर्ड इंफॉर्मेशन, इनको आप जैसे ओपन करेंगे इसके अंदर आपको पूरे सिस्टम की डिटेल मिल जाएगी कि ये आपका कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर है, कौन सा एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन सा वर्जन इसमें अपलोड करा हुआ है, आपका CRC कितना है, आपका चेकसम कितना है उस पर्टिकुलर सिस्टम का। तो आप डायरेक्टली रन टाइम मॉनिटर में जाके सिस्टम इन्फॉर्मेशन और बोर्ड इन्फॉर्मेशन से चेक कर सकते हैं। बोर्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ये भी मिल जाएंगे कि इस बोर्ड सिस्टम के अंदर कितने बोर्ड्स हमने यूज करा, मतलब कितने वाइटल कार्ड यूज करें, कितने नॉन वाइटल कार्ड यूज करें, कितने आउटपुट कार्ड यूज करें, कितने इनपुट कार्ड यूज करें। फ्री रन वेरिएबल डिस्प्ले, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो भी नॉन आपका वर्चुअल रिले है, वर्चुअल रिले का इंडिकेशंस देगा। डायनामिक भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद बिट देगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कितने टाइम के लिए आपकी बिट हाई रही, कितने टाइम के लिए लो हुई। तो ये रन टाइम मॉनिटर से आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डेटा जब भी आप मतलब ओपन करें तो हमें एक सबसे पहले हमें ये जरूर चेक करना चाहिए सिस्टम एरर लॉग। इवेंट लॉग चेक करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एरर लॉग चेक करना हमारा कंपलसरी है। जब भी हम मेंटेनेंस के लिए अपना रिले रूम ओपन कर रहे हैं तो प्लीज सिस्टम एरर लॉग जरूर चेक कर लें कि गलती से कोई भी एरर जनरेट तो नहीं हुआ था सिस्टम में। क्योंकि भाई जब 2 रिले रूम है एट अ टाइम, हमें ये तो नहीं मान पड़ता कि कोई फेलियर हुआ था, क्योंकि मास्टर भी कई बार उनको डिटेक्ट नहीं होता, उनका रिले बराबर नॉर्मल चल रही है, रेलवे बराबर चल रही है। जब तक हम सुबह मॉर्निंग में आ रहे हैं हमें सारे इंडिकेशन बराबर दिख रहे हैं। तो सिस्टम एरर लॉग आप चेक करके ये देख सकते हैं कि आपका मेजर फेलियर आने से पहले ही आप उसे रेक्टिफाई कर लेंगे यूजिंग सिस्टम एरर लॉग। सेट माइक्रो लॉग मैंने आपको बोल ही दिया। अब अगर आपको कभी CPU कार्ड चेंज करना है, आपका CPU कार्ड खराब हो गया और आपको CPU कार्ड को चेंज करने की जरूरत है, तो CPU कार्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CPU कार्ड को लगा के सॉफ्टवेयर अपलोड करके एक ऑप्शन आएगा। आप पहले से ही जो सॉफ्टवेयर है, जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर है, उसका एक बैकअप बना के रख लीजिए अपने पास। और आपका CPU कार्ड खराब होता है तो उस बैकअप से उस कार्ड की जो फाइल है उस फाइल को क्लिक करके सॉफ्टवेयर अपलोड में जाएंगे तो डायरेक्टली आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी और आपका रिले रूम तैयार हो जाएगा। एक लेटर था डिस्ट्रीब्यूशन EI को लेकर। जैसे छायापुरी में अभी डिस्ट्रीब्यूटेड EI लगा हुआ है, C केबिन D केबिन जो सेग्रीगेशन वर्क चल रहा है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव ही EI होने वाला है। तो उसके अंदर कुछ था कि रिमोट लोकेशंस जितनी भी होगी, मतलब जो भी OC लोकेशन होगा, OC लोकेशन सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट गैदरिंग करेगा, मतलब वो कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा। तो प्रोसेसिंग यूनिट जो भी होगी वो रिले रूम के अंदर ही होती है। अब छायापुरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे वहाँ पे जो सिग्नल्स कंट्रोलिंग है, जो ट्रैक कंट्रोलिंग है, वो सिर्फ वहां से इनपुट आउटपुट गैदरिंग करती है। मतलब अगर मास्टर ने कोई सिग्नल को क्लियर करा तो सिग्नल क्लियर का कमांड जो जाता है वो सेंट्रल यूनिट से ही जाता है, छायापुरी सेंट्रल से जाएगा, वहां पे जाके HR को ही बस पिकअप करेगा। तो सिर्फ पिकअप ड्रॉप और कंडीशन चेक करने का ही काम करता है OC, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। इसके अलावा जितनी भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो हमारी OFC के थ्रू रिंग अरेंजमेंट में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे एक पाथ कट भी जाए तो दूसरे पाथ से ऑटोमेटिकली चलता रहे। अब इसके अंदर ही मैं आपको इधर अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसमें और कुछ चीज फिर से और कुछ बताना है या किसी को कोई प्रॉब्लम इस टाइप से मिली थी तो वो डिस्कस कर सकता है। बाकी नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट के अंदर इसके अंदर अभी टॉपिक चालू कर देता हूँ कि इसके डायग्राम पढ़ते कैसे। सर हाँ जी बोलिए। जो वीडियो जो होता है जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वीडियो जो वीडियो से कंट्रोल करता है यहाँ को
वीडियो जो बराबर। कंट्रोल करता है क्या? हाँ, तो मान लो अगर गलती से दोनों अगर बंद हो गए समय के दोनों वीडियो बंद हो गए, ओके। मास्टर को उसको कि दोनों अगर वीडियो बंद हो गए तो मतलब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आपका सिस्टम एक तरीके से शट डाउन हो चुका है, जो हम पैनल ब्लैंक की कंडीशन बोलते हैं। जब भी अगर आपका पैनल ब्लैंक हो जाता है तो पैनल ब्लैंक के बाद आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर पैनल की सप्लाई आपकी अलग है तो पैनल ब्लैंक रहेगा, रिले की सप्लाई अलग है तो रिले पिकअप ड्रॉप रहेंगी आपकी जो कंडीशंस में है, बट लेकिन आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर एक कंडीशन रहती है कि पहले क्या होता था कि हमारे पैनल ब्लैंक ऑपरेशन के अंदर CH आउट होने का कंडीशन का रहता था। इसके अंदर बस ये है कि मास्टर चाहे तो फिजिकली जाके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो पेपर से करते हैं। पेपर करने के लिए उसको रूट सेट करने के लिए हमने एक कंडीशन दे दी है ECH नाम की। ECH की कंडीशन मैंने जैसे ECH कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ECH में आप ये देखिए, इसके अंदर सारे HR कंडीशंस जो भी हैं वो ड्रॉप करके रखी हुई हैं। ऑटोमेटिकली VCR ड्रॉप हो जाए या फिर कोई भी कम्युनिकेशन ऑफ हो जाए। कम्युनिकेशन का भी इसमें बिट लेके इसके अंदर कम्युनिकेशन बिट रहती है जो आपस में वीडियो कम्युनिकेट कर रहा है। दो वीडियो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि एट अ टाइम एक वीडियो वर्किंग में है, दूसरा वर्किंग स्टैंड बाय में है हेल्दी कंडीशन। तो अगर हेल्दी कंडीशन में स्टैंड बाय पे है तो येलो इंडिकेशन चलता रहेगा। और दोनों वीडियो अगर आपके कम्युनिकेशन करना बंद कर देंगे तो सिस्टम के अंदर जो पोर्ट, मैं आपका जो पोर्ट्स का इंडिकेशन बताया था इसके अंदर आपको जी, पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4 इसके अंदर इंडिकेशन आने बंद हो जाएंगे। कम्युनिकेशन जैसे इसके अंदर पोर्ट के अंदर इंडिकेशन आना बंद हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, CPU कार्ड जो 250 हर्ट्ज की सप्लाई हमें जनरेट कर रहा है VCR रिले को ड्रॉप कर देगा बस। तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो अगर दोनों वीडियो बंद होते हैं तो पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4 से कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा। कैसे होगा? हेलो, ये क्या बोल रहा हूँ? कंट्रोलिंग नहीं हो सकती अगर आपका, मैं वही बोल रहा हूँ, पैनल ब्लैंक अगर हो जाता है, पैनल ब्लैंक होने के बाद आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या? इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। CH का जो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, CH तो अपने आप ही आ जाएगा ना, मतलब हाँ, पीछे ECH CH का जो ऑटोमेटिकली टाइमर जो ECH के अंदर दिया हुआ है वही मैंने बोला। ECH कंडीशन एक बना के रखी हुई है जिसके अंदर जैसे ही आपका पैनल दोनों अगर वीडियो ब्लैंक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर 4 से। जब पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर 4 में कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा तो CPU कार्ड जो 250 हर्ट्ज का सिग्नल पावर सप्लाई पोर्ट को देता है वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो गया तो उसकी कंसर्न VCR रिले ड्रॉप हो जाएगी। जैसी VCR रिले ड्रॉप हो जाएगी आपके आउटपुट की जो सप्लाई थी, मतलब HR DR जो वाइटल आउटपुट थे वो सब ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे ही सारे ड्रॉप हो जाएंगे आपकी ECH को सप्लाई मिलेगी और सारे क्रैंक हैंडल ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें आप देख सकते हैं ECH के अंदर VCR सिस्टम A का भी ड्रॉप हो गया, सिस्टम A के सिस्टम B वाला जो था वो भी ड्रॉप हो गया। सिस्टम 1 का A B दोनों ड्रॉप है, सिस्टम 2 का भी A B दोनों ड्रॉप है। जैसे ही VCR कट जाएगी तो वाइटल कट ऑफ रिले की जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी तो सारे HR DR जो भी हैं वो सब ड्रॉप हो जाएंगे। सारे HR DR जो भी कंडीशन सारी रिले की हैं वो सब देखिए सब ड्रॉप कंडीशन में ले लीजिए। ना कॉलिंग ऑन आएगा, ना रूट आएगा, ना कुछ आएगा, तो सारे ब्लैंक हो जाएगा सारा सिग्नल।
RG एस्पेक्ट पे आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो ECH के थ्रू, अब इसके अंदर पार्ट डाला हुआ रहता है, वो भी आपको ये देखिए आप इसके अंदर ये पाथ है, CH का नॉर्मल पाथ है कि जैसे अगर मैं स्लॉट कोई दे रहा हूँ, आपने स्लॉट दिया, जब सब नॉर्मल वर्किंग में चल रहा है तो ये CH डायरेक्टली आपको KLCR सप्लाई को चले जाएगा। अब जब आपके दोनों वीडियो बंद हो चुके हैं तो आप कहीं से भी स्लॉट को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी कंट्रोलिंग आप देते हैं वो थ्रू वीडियो देते हैं। जब वीडियो ही बंद हो गया तो कंट्रोलिंग कुछ होगा नहीं। तो ये नेक्स्ट पाथ आपको दिख रहा हो, NV लॉक नॉन वाइटल जितना भी कम्युनिकेशन था वो फेल हो चुका है, मतलब दोनों वीडियो जो है आपके बंद हो चुके हैं। दोनों वीडियो बंद होने के कारण से ये रिले पिकअप हो जाएगी, और रिले पिकअप होते से ही इस पार्ट से इसको सप्लाई मिल जाएगी ऑटोमेटिक KLCR। और अगर उसके थ्रू भी दोनों उसके बाद भी अगर नहीं मिल पा रही है तो दूसरा पाथ एक और देके रखा है इसके अंदर पैरेलल, जो मैंने आपको बोला कि थोड़ी देर बाद आपका ECH वाला पाथ भी काम करेगा, तो ECH वाले पाथ से सप्लाई जाएगी और इसके थ्रू डायरेक्टली आप सप्लाई देखेंगे कि इसके डायरेक्टली KLCR पे मिल जाएगी। तो इसके थ्रू आपको डायरेक्टली KLCR पे सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी, सारे CH आउट हो जाएंगे, चाहे कम्युनिकेशन फेल हो चाहे सप्लाई फेल हो। इसके अंदर आप जैसे देख रहे होंगे, जैसे वो स्लॉट देंगे तो ये स्लॉट की वायर रिले, इसमें जैसे ही मेरा एक CH7 का एक डायग्राम लिया हुआ है, CH7 जो था उसके लिए जैसे ही मैंने स्लॉट दिया तो उस समय ये ZYR रिले, जिसको हम लोग YR रिले ही बोलते थे, तो ये ZYR रिले पिकअप होगी, और ZYR रिले के पिकअप होने के कारण से ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव डबल कटिंग करते हुए ये डायरेक्टली हमारा CTR पे जाएगी, और CTR से जो भी KLCR रिले बॉक्स में होगी उस बॉक्स में थ्रू बटन जो हमारी सप्लाई KLCR पे जाती है तो चले जाएगी। और इसको एक्नॉलेज कैसे होती है, ये हमारे इंडिकेशन अगर पहुंच गया है, अगर वो सब पिकअप है तो इंडिकेशन हमारा लिट करेगा। जब इंडिकेशन लिट करेगा तब हम बटन का प्रेस करेंगे, बटन के कांटेक्ट प्रेस होने से सप्लाई आएगी और KLCR पिकअप होके हमारी जो चाबी है वो बाहर आ जाएगी KLCR की। तो यही पाथ के अंदर आप देखिए, ये तो नॉर्मल पाथ हो गया। इसके अंदर जो मैंने सेकंड पाथ आपको जो बता रहा हूँ कि मैंने कोई स्लॉट नहीं दिया, CH को आउट करने के लिए कोई स्लॉट नहीं दिया है, तो ये ड्रॉप पड़ी रहेगी रिले। और उस समय मेरी ECH रिले पिकअप हो रही है, क्यों? या तो VCR रिले ड्रॉप हो जाए या कम्युनिकेशन फेल हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन से डबल कटिंग करते हुए मैं सप्लाई डायरेक्टली ले जा रहा हूँ, डायरेक्टली इसके K रैक पे सप्लाई इंक्लूड इनबिल्ट हो। जैसे K रैक पे चले गई तो ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई KLCR तक पहुंच जाएगी, और ये आपका जैसे आप CH स्लॉट देके आउट करते हैं वैसे ये ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगी। तो अगर दोनों वीडियो बंद है तो आप कंट्रोल कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वाला तो क्या कर रहा है? ये क्या है पापा? पापा ये क्या है? आप अगर थोड़ा सा इसे देखेंगे तो ये क्या है? पापा ये क्या है? ये आपका ये वाइटल आउटपुट बोर्ड का डायग्राम रहता है, इंटरफेस डायग्राम जो हमें देखना है। इंटरफेस डायग्राम के अंदर आप ये देखिए, ये डायरेक्टली माइक्रोलॉक के अंदर एक सप्लाई बन के रखी हुई है MLK। आपके यहाँ से आपको 24 वोल्ट और N24 वोल्ट सप्लाई मिल रही है।
ये जो इस बोर्ड पे जो सप्लाई आती है, इस एरिया में जो सप्लाई आती है वो VCOR के कॉन्टेक्ट को प्रूव करके आती है। ये बस बार बनती है, ये बस बार बना दी है, ये बस बार से आपको सप्लाई मिलेगी। अगर इधर सप्लाई नहीं आ रही है मतलब आपका VCOR का कॉन्टेक्ट ट्रबल दे रहा है। तो अगर कभी भी कोई पूरा कार्ड से आपको सप्लाई आउटपुट नहीं हो रही है तो हमें सबसे पहले इस जंपर पे चेक करनी पड़ेगी सप्लाई। अगर ये जंपर पे हमें सप्लाई मिल रही है मतलब VCOR से आगे तक यहाँ तक सप्लाई बराबर है। अब ये सप्लाई सीधे अंदर जाती है हमारे सिस्टम के अंदर, मतलब कार्ड के अंदर। अब कार्ड के अंदर गई, कार्ड के अंदर जैसे ये बिट हाई होगी, बिट 1 के अंदर जैसे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 11112 NWCR, पॉइंट को नॉर्मल ऑपरेट करने के लिए। पॉइंट को नॉर्मल ऑपरेट करने के लिए जो रिले ली है ये मेरा सीधे उठ के जा रहा है M1D1। M1 इज फॉर माइक्रोलॉग 1, उसके अंदर D रो होती है, D रो के अंदर जाएगा और D रो से के अंदर देखिए दो सिस्टम दिया हुआ है, 101, 301 एंड 401। ये दो वागो हैं, एक सिस्टम A का आ रहा है, ये सिस्टम B का आ रहा है। 101 इज कमिंग फ्रॉम सिस्टम A, 301 इज कमिंग फ्रॉम सिस्टम B। तो ये दोनों के इसके नंबरिंग है, हमें सप्लाई दोनों में चेक करने को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बीच में आप देखिए डायोड है, तो डायोड एक ही कंडीशन में जाएगी। दोनों को मर्ज करके सिंगल आउटपुट निकाल रहा है which is 401 और ये 401 से डायरेक्टली रिले रैक पे ड्राइव हो रही है। तो हमें सप्लाई जो मिलेगी सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो भी एक बोर्ड है बिट चार्ट के अंदर सप्लाई हमें सबसे पहले VCOR रिले से जो आएगी वो हमें इस एरिया में आएगी। VCOR रिले का कॉन्टेक्ट प्रूव करके यही सप्लाई अंदर जाती है कार्ड के अंदर और इस कार्ड्स के थ्रू हमें यहाँ पे सप्लाई आउट होती है। हर कार्ड के अंदर एक मिनिएचर रिले यूज करी हुई है, वो रिले के अंदर 4 कॉन्टेक्ट यूज करे हुए हैं, 2 कॉन्टेक्ट से हमें सप्लाई दे रहा है और एक कॉन्टेक्ट से इंडिकेशन दे रहा है। जो कार्ड में इंडिकेशंस आते हैं कि ये कार्ड की ये बिट हाई हो गई, बिट हाई हो जाएगी तो इंडिकेशन आ जाएगा। इस टाइप से सेकंड वाला आप देखेंगे बिट 2 के अंदर 101 बिट 1 था तो 102 हो गया, बिट 3 103, 104, 105। इस तरीके से एक कार्ड के अंदर 16 आउटपुट आपको ये मिलेगा। तो ये जो बस बार जो बनी हुई है पर कि ये जो M1J43 लिखा हुआ है ये फ्यूज और ये जंक्शन जो है ये जंक्शन मेरे ये पूरे 16 आउटपुट कार्ड के लिए 16 बिट्स के लिए यूज होगा। अगर कभी भी आपको इधर प्रॉब्लम होगी तो आप कंफर्म रह सकते हैं कि मेरे को यहाँ तो यहाँ सप्लाई नहीं मिल रही है, ये एक कार्ड प्रॉब्लम। इसी तरीके से इनपुट कार्ड का रहता है। इनपुट कार्ड में आप देखेंगे रैक पे एक सप्लाई बनाई है मैंने और रैक के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करके, सॉरी ये भी आउटपुट ये रहे, ये रैक की एक सप्लाई है, रैक की एक सप्लाई 24 वोल्ट ली और ये सारे कॉन्टेक्ट जो मैंने आपको पहले बोला कि एज पर RDSO हमें फिक्स कॉन्टेक्ट हमारे यूज करे हुए हैं, अंबाला 1 अंबाला 2, दिल्ली 1 दिल्ली 2 और बॉम्बे 1 बॉम्बे 2 ये रहते हैं। ये कलकत्ता 1 कलकत्ता 2 जो है हमारा यूज रहता है फॉर डेटा लॉगर C3 C4 कलकत्ता 1 2। तो ये रहा आपका अंबाला 1 अंबाला 2 बॉम्बे 1 बॉम्बे 2 डबल कटिंग में लेते हुए ये बिट जा रही है 201 202 में। तो ये 201 202 का एक अलग से एक ब्लॉक बना के रखा है जिसका नंबर दिया हुआ है R3P2। तो हमें यहाँ से कॉन्टेक्ट सबसे पहले हमें सप्लाई, अगर ये मान लीजिए कि TPR आपका स्कैन नहीं कर रहा है, सिस्टम आपका स्कैन नहीं कर पा रहा है तो हमें सप्लाई चेक करनी पड़ेगी 201 202 पे। 201 202 पे आपको 111 TPR की 24 वोल्ट मिलेगी। अगर यहाँ 24 वोल्ट मिल रही है तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका सिस्टम बराबर है, नहीं है तो ये कॉन्टेक्ट ट्रबल दे सकता है। यहाँ से फिर दोनों सिस्टम के अंदर 101 सिस्टम A, 301 और सिस्टम 2 A एंड B के लिए यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होके सप्लाई डायरेक्ट कार्ड में इनबिल्ट होती है। बेडरूम में मम्मा के पास से। अब ये है हमारा सिग्नल का कंट्रोलिंग सर्किट, इंटरफेस सर्किट ऑफ सिग्नल। सिग्नल के अंदर अगर आप देखेंगे
तो जो सप्लाई है ये HR जो रिले है ये किससे पिकअप होगी, वाइटल आउटपुट रिले, वाइटल आउटपुट कार्ड से। ये डायरेक्ट फिजिकल रिले बनी हुई है रिले रूम के अंदर, जिसको हम इंटरफेस रिले बोलेंगे। ये रिले का कांटेक्ट प्रूफ करके हमारी साइट पे सप्लाई जाएगी, जो साइट पे लोकेशन बॉक्स के अंदर हमारी कटिंग रिले रहती है। कटिंग रिले को प्रूफ करते हुए LED ब्लिंक करेगी। LED जलने के बाद ये हमारी ECR पिकअप होगी। कटिंग इन रिले के लिए डायरेक्टली HR का कांटेक्ट हम यूज करके HPR रिले जो कटिंग इन रिले बनाते हैं, जो नॉर्मल तरीका है। ये एक ध्यान रखिए, हम लोग EI के अंदर ब्रिटिश सर्किट का ही यूज करते हैं। सीमेंस सर्किट लगभग अब खत्म होते जा रहा है। हमारा जो भी सर्किटरी फॉर्मेशन होगा वो ब्रिटिश सर्किट के अकॉर्डिंग। अंसाल्डो के अंदर एक और चीज है, कई बार आपको प्रॉब्लम मिलेगी अंसाल्डो में कि कोई ऑफ एस्पेक्ट के साथ ऑन एस्पेक्ट भी जल रहा है। मतलब DG के साथ RG, HHG के साथ RG। तो एक तो तरीका हो सकता है कि साइड पे कुछ प्रॉब्लम होगी, या दूसरी प्रॉब्लम हमारे अगर आप देखेंगे एक रिले बनाई ऑफ ECPR, ये एक फिजिकल रिले है और इस रिले के कांटेक्ट को जो यूज करा हुआ है वो हमने RG में यूज करा है। RG का सर्किट निकालता हूँ, ये देखिए ये RG का सर्किट है। RG में जनरली हमारी कंडीशन रहती है कि अगर HR ड्रॉप होगा तो RECR जल जाना चाहिए, बस यही रहता है। लेकिन अंसाल्डो ने थोड़ा अपना ध्यान रखते हुए इन्हें ये ऑफ ECPR रिले एक बना दी है। ये ऑफ ECPR रिले जब तक ड्रॉप रहेगी तब भी RG चलेगा। अब बाई चांस ये आपकी ऑफ ECPR रिले किसी कारणवश वो फ्यूज उड़ने के कारण से किसी के कारण से ड्रॉप हो जाती है, तो भी आपको साइड पे प्रॉब्लम मिलेगी कि आपका DG, HG, HHG कोई भी ऑफ एस्पेक्ट के साथ RG भी चल रहा है। तो कई बार आप ये कंडीशन जरूर डेटा लॉगर से देख लें, कहीं आपकी ऑफ ECPR रिले तो ड्रॉप नहीं हो गई है। अगर ऑफ ECPR भी ड्रॉप होगी तब भी आपका ऑफ एस्पेक्ट के साथ ऑन एस्पेक्ट फ्लो करेगा। ये सर्किटरी प्रॉब्लम है, ये अंसाल्डो में कई बार आपको मिलेगी। अब ये पॉइंट का जो लेआउट है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप ये बताइए इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम अभी तक जो आज तक करा, इसके अंदर कोई डाउट है या किसी को कुछ चीज पूछनी है? कुछ नहीं पूछना है तो मीटिंग एंड करें। सर ये क्लास के दौरान बाहर का आवाज बहुत आता है, इसका क्या कारण ये इसके लिए एक्चुअली क्या है ना कि अपना अपना मैंने एक बार म्यूट कर दिया था, कुछ लोगों ने गलती से अनम्यूट कर दिया था अपने आप को। जैसे ही आपकी जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे राइट हैंड कॉर्नर या लेफ्ट हैंड पे आपको एक म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तभी आप अनम्यूट करिए, वरना अपने आप को म्यूट पे रखिए। अगर आप अपने आप को म्यूट पे रखेंगे तो बाहर की आवाज नहीं आएगी। बराबर सर, ओके सर। हेलो, डिस्प्ले चेंज नहीं हो रही है? डिस्प्ले चेंज नहीं हो रही है? नहीं सर कब से ये डिस्प्ले चेंज ही नहीं हुआ है, ये जैसा का वैसा ही लगा हुआ है सर, जो पहले वाला था। पहले वाला क्या लगा हुआ है? अरे वो सीपीयू बोर्ड का ही है, वो सीपीयू बॉडी चल रहा है इसलिए चेंज कैसे होगी? अरे 1 नंबर का ही आपका वो चल रहा है स्लाइड। अभी रुकिए न्यू शेयर कर देता हूँ मैं, एक्चुअली वो दूसरी शेयर दिखा रहा था मुझे। वो कब से फ्रीज हो गई है, पर मैं बोला अभी बीच में बोलना। नहीं बोल देना चाहिए भाई। बराबर सर। अभी आई है दूसरी इमेज आई, वो सब कुछ दिखे नहीं साहब, खाली वही नहीं तो भाई वो बोले तो फिर मैं इधर अपनी इमेज इधर चेंज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं भाई, बोल दिया करो इस टाइप से। मैं ये इमेज दिखाना चाह रहा था, ये आपको अब दिख रही है? ओके सर, ओके। ये देखिए अभी दिख रही है सर, अभी बराबर नहीं, बराबर दिख रही है। तो ये आपका वाइटल आउटपुट बोर्ड है। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे सप्लाई, ये देखिए ये एक सप्लाई बनी हुई है माइक्रोलॉक की, इसके अंदर 24 and 24 वोल्ट की सप्लाई। ये सप्लाई बोर्ड सीधे सप्लाई इस कार्ड के अंदर जाती है और इस कार्ड से डिलीवर होती है 101301। ये आप देख रहे होंगे
जैसे 111, 112 NWCR, ये बिट है मेरी, तो ये बिट जनरेट करेगी वाइटल आउटपुट की। ये किस सप्लाई से होगी? इस सप्लाई से। अगर ये कार्ड का आपका कोई भी आउटपुट, सारे आउटपुट अगर बंद हो जाते हैं, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि इस एरिया में, इस जोन में आपकी सप्लाई अवेलेबल है या नहीं। ये हर कार्ड का फंक्शन अलग अलग होगा, जैसे हर उसके लिए कंडीशन, हर सर्किट का हमारा फ्यूज अलग होता है, उसी तरीके से ये हर उसका सप्लाई का जंक्शन अलग होगा। इस जंक्शन में जो सप्लाई आती है वो वीसीओ और रिले के फ्रंट कांटेक्ट को प्रूव करके आती है। तो अगर कभी आपको इस पे सप्लाई नहीं मिल रही है और बाकी कार्ड में सप्लाई मिल रही है, तो आपका वीसीओ और रिले का वो कांटेक्ट आपको चेक करना पड़ेगा, जो कांटेक्ट इसमें यूज है। इसी तरीके से ये इनपुट कार्ड है। इनपुट कार्ड के लिए ट्रैक पे ही हमारी सप्लाई रहेगी। ये सप्लाई ये कांटेक्ट को प्रूव करेगी और ये कांटेक्ट प्रूव करके 201, 202, क्योंकि सिंगल ही सप्लाई देंगे, यहाँ से हम बाइफरकेट करेंगे सिस्टम ए सिस्टम बी के लिए। 101, 301, 102, 302 इज फॉर नेगेटिव, 101, 301 इज फॉर पॉजिटिव। तो आपको अगर ये स्कैन नहीं हो रहा है, सिस्टम आपका स्कैन नहीं कर रहा, वो एलईडी से आपको मालूम पड़ जाएगा, एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी, मालूम पड़ा 111 की जो है बिट नंबर 1, स्लॉट नंबर 8 की बिट नंबर 1 मेरी टीपीआर पिकअप है, साइड पे चेक कर लिए, साइड पे पिकअप है, मेरी अंदर जो रिले बनी हुई है इंटरफेस रिले वो भी पिकअप है, बट सिस्टम के अंदर इनपुट नहीं जा रहा। जब तक सिस्टम के अंदर इनपुट नहीं जाएगा सिस्टम वर्क करेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि हाई रेजिस्टेंस अगर हमारा कोई ऑफर कर देता है तो वो सर्किट प्रॉब्लम करता है, ड्राई सोल्डर दे देता है तो सर्किट प्रॉब्लम करता है, तो वो सब चीजें इसमें भी होती है। तो आपको वो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 201, 202 पे अपनी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपका P24 अवेलेबल है तो आपका यहाँ तक का सर्किट सब बराबर है, तो आप जबरदस्ती यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप डायरेक्टली देखिए 201 के बाद ये R3B2 से दो सप्लाई जनरेट हो रही है, 101 से 301, 101 is for system A, 301 is for system B, 102 is for system A, 302 for system B। तो यहाँ सप्लाई आपको मिल रही है नहीं मिल रही। अगर यहाँ पे भी सप्लाई मिल रही है तो डायरेक्टली आपका ये E2, E4 ये दिख रहा है आपको नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स रहते हैं अंदर बैक साइड, जो 96 पिन कनेक्टर होता है उसके अंदर ये सब पिन के कनेक्टर नंबर लिखे होंगे, तो ये डायरेक्टली इस बिट पे जाएगी। यहाँ हो सकता है यहाँ ड्राई सोल्डर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे भी सोल्डरिंग होती है। ये जितना जोन आपको दिख रहा है ये सिर्फ सोल्डर्ड जोन है, जैसे ड्राई सोल्डर बाकी जगह मिलता है, EI में भी आपको ड्राई सोल्डर यहाँ तक मिल सकता है, यहाँ पे लूज कनेक्शन मिल सकता है। तो फेलियर में जब भी आप अगर कुछ जा रहे हैं तो आप एक बार जरूर ये चेक कर लीजिए आपकी सप्लाई कहाँ तक आ चुकी है, तो उससे पहले की चीजें चेक करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से आपको जो मैं इसका बोल रहा था ऑफ ECPR वाला दिए ध्यान रख लीजिए। कई बार आपको जो प्रॉब्लम मिलती है कि ऑफ एस्पेक्ट के साथ ऑन एस्पेक्ट जलने के लिए वो इंडिकेशन ये वाली एक रिले रहती है, जैसे मेरे यहाँ मैंने एक सिग्नल का लिया 46 का, 46 ऑफ ECPR, 46 के अंदर मेरा 3 एस्पेक्ट सिग्नल है, या तो HG जलेगा या DG जलेगा, तो HECR, DECPR दोनों को पिकअप, अगर दोनों में से कोई भी एक पिकअप होगा तो मेरी ऑफ ECPR पिकअप हो जाएगी। अब ये एक फिजिकल रिले बनाती है। अब इस रिले का यूज मैंने करा है RG सर्किट, यहाँ से सप्लाई चली, नॉर्मली हमारा RG के अंदर HR ड्रॉप लेते हैं, बस कहीं पे भी हम लेंगे सिर्फ HR अगर ड्रॉप है तो RECR हो जाना चाहिए ब्लिंक हो। बट यहाँ पे आप देखिए एक पैरेलल कनेक्शन लिया, सीरीज में नहीं लिया। अंसाल्डो ने मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर है ये पैरेलल कनेक्शन की है। HR भी अगर नहीं जल रहा है, HR नहीं दिया और ऑफ ECPR भी ड्रॉप है तो RG जलेगा, लेकिन किसी कारणवश इस ऑफ ECPR का फ्यूज ब्लोन हो गया या इधर कहीं ड्राई सोल्डर हो गया, ये कोई हाई रेजिस्टेंस कांटेक्ट दे दिया, रिले खराब हो गई, तो आपका उस समय भी क्या हो सकता है कि HG, RG, DG मतलब ऑफ एस्पेक्ट के साथ ऑन एस्पेक्ट जल सकता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन चलेगी। HR पिकअप है तो आपका HECR जलना ही चाहिए, लेकिन आपकी ऑफ ECPR ड्रॉप पड़ी है, ऑफ ECPR खराब होने के कारण से ड्रॉप पड़ी है, तो ये दूसरा पाथ इसको RECPR को भी मिल जाएगा और ये RG को भी ब्लिंक करा देगा। तो इस टाइम पे आपका HG के साथ RG भी जल सकता है, तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है इनके सर्किट साइड।
लेकिन ये इनका सब आरडीओ से अप्रूव्ड है, इसलिए आप कुछ बोल नहीं सकते, सब जगह से साइंड है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ये आपका जो है ये एचआर ड्रॉप के साथ साथ ऑफ ईसीपीआर ड्रॉप का एक पैरेलल पाथ लिया हुआ। ऑफ ईसीआर का क्या पर्पस है एक्चुअली ऑफ ईसीआर बनाने का? ऑफ ईसीपीआर का इनका सिर्फ पर्पस यही था कि इनको कंडीशन यही चेक करनी थी कि सिग्नल आपका ऑफ है या नहीं, बस। वो तो करस्पॉन्डिंग ईसीआर से ही पता चल जाता। वो करस्पॉन्डिंग से चली जाता है, इसलिए अंसाल्डो के अलावा और कोई ईआई यूज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ अंसाल्डो यूज करता है। इसलिए ये प्रॉब्लम आपको मेजर प्रॉब्लम्स जो मिलेगी अंसाल्डो की ईआई में कई बार आपको मिलेगी कि आपका ऑफ एस्पेक्ट के साथ ऑन एस्पेक्ट भी चल सकता है। ये सर्किट जो है, ये सर्किट सिर्फ और सिर्फ अंसाल्डो फॉलो करता है, बाकी कोई ईआई फॉलो नहीं करता। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इनका मेजर डिसएडवांटेज है, मैंने कभी एडवांटेज नहीं बोल रहा हूँ, ये इनका मेजर इस सर्किट का डिसएडवांटेज है, बट लेकिन सबकी तरफ से अप्रूव्ड है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते और सर्किट मल्ट्रेशन आप कर नहीं पाएंगे। इसको अगर इनको करना ही था, प्रूव करना था, तो इसको सीरीज ले लेते, ज्यादा अच्छा रहता। जो पैरेलल कंडीशन प्रोवाइड करी है, इसको अगर सीरीज ले लेते, ऑफ ईसीपीआर और एचआर भी ड्रॉप है, ऑफ ईसीपीआर मतलब उसके कुछ कंडीशन इस टाइप से बनाते हैं, ऑफ ईसीपीआर ड्रॉप कंडीशन को लेते हुए सिर्फ सीरीज लेते तो चलता ना, और कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। सीरीज लेते तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको ऑफ एस्पेक्ट के साथ ऑन एस्पेक्ट चलता, लेकिन इन्हें पैरेलल पाथ लिया है, इस कारण से गलती से नहीं, गलती से तो पैरेलल ले लिया है। ये गलती अगर होती तो एक स्टेशन पे मान सकते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे सभी जगह पे किया हुआ। रनौली, आप रनौली देख लीजिए, भाजपा देख लीजिए, भाजपा का भी अगर इंटरफेस जो आया है उसमें आएगा तो उसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका कहीं का भी करचिया का देख लीजिए, चाहे गोदरा 2 के अंदर जितने भी स्टेशन हैं, आप कहीं पे भी देख लीजिए, उनका ये कॉमन प्रैक्टिस है कि एचआर के पैरेलल लेते हैं ऑफ ईसीपीआर। गलती एक जगह होती है, हर जगह नहीं, तो इन्होंने स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है अपना ये सर्किट। और ये मैं ईसीआर का डायग्राम बता रहा था आपको उस समय, जो शायद आप लोगों को शो नहीं हो पाएगा। ये M1 A1, ये देखिए आपकी सारी VCR रिले ड्रॉप है, VCR के साथ सारे जैसी VCR ड्रॉप होंगी, सारे HR DR VR कंडीशन सब ड्रॉप है। सारी कंडीशन ड्रॉप लेने के बाद आप देखेंगे तो ECH को सप्लाई मिल जाएगी, ECH को सप्लाई मिल जाएगी तो ECH पिकअप हो जाएगी। और ये आपका जो CH का डायग्राम में करा था, मुझे लगा कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब ये देखिए CH का डायग्राम, ये सप्लाई चली, जैसे ही मैंने स्लॉट दिया तो ये स्लॉट की रिले पिकअप हो जाएगी Z/R पिकअप होते से सप्लाई K रैक के थ्रू KLCR को चले जाएगी। ये नॉर्मल पाथ है जो हम कहीं पे भी यूज करते हैं। अब ड्यूरिंग फेलियर दोनों वीडियो, जो किसी का डाउट जो था कि अगर दोनों वीडियो खराब बंद हो गए या सिस्टम बंद हो गया, तो उस समय हमारा ये वाला पाथ काम करेगा। ये अलग फ्यूज है, अलग सप्लाई है। इसमें एक जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो सप्लाई रहेगी, ये सप्लाई सेपरेट रहनी चाहिए सिस्टम की सप्लाई से, क्योंकि सिस्टम सप्लाई फेलियर के टाइम पे आपका ECH वाला काम, जैसे ECH की सप्लाई, जैसे अगर ये पिकअप, ECH की सप्लाई, ECH पिकअप होते से ये सप्लाई का कांटेक्ट मिलेगा, ये सप्लाई कांटेक्ट से केरेक पे जाएगी सप्लाई, यहाँ से चल के हमने स्लॉट नहीं दिया है तो ये ड्रॉप कांटेक्ट लिया, बैक कांटेक्ट, और बैक कांटेक्ट लेके मेरे को KLCR को सप्लाई पहुंच गई। दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो गया, दोनों वीडियो बंद हो गए, तो ये नॉन वाइटल लॉग जो इसका इंडिकेशन रिले है, ये रिले पिकअप हो जाएगी। ये रिले पिकअप होते से इस पाथ से, जब तक ECH पिकअप हुई भी नहीं है, उस पाथ से भी ये सप्लाई ले जाके CH को पिकअप करा देगा। तो EI के अंदर CH को पिकअप कराने के 3 पाथ होते हैं, एक नॉर्मल पाथ, एक ECH पाथ, एक कम्युनिकेशन फेलियर पाथ। तो 3 पाथ से आपकी CH पिकअप होनी चाहिए। बाकी अभी ये पॉइंट का जो बचा है, पॉइंट का कल करेंगे। ये काउंटर है नॉर्मल, काउंटर की इंडिविजुअल फिजिकल रिले होती है नॉन वाइटल कार्ड से बना के, जो कार्ड से निकलेगी डायरेक्ट CTR से जाके आपके काउंटर बॉक्स में चले जाएगी और काउंटर को ऑपरेट करना चालू कर देगी। तो काउंटर के अंदर बहुत सारे सर्किट नहीं होता, आप देखेंगे अगर नॉर्मल हमारा जहाँ पे EI नहीं लगा है, वहाँ पे काउंटर के लिए भी सर्किट कम से कम 1 से 2 पेज का सर्किट होता है, एक काउंटर के लिए।
अब यहाँ आप देखेंगे नॉर्मल एक ही रिले बनाई है, एक रिले के कांटेक्ट को लेके डायरेक्टली ये काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरे रिले का देखेंगे, इसका एक फ्रंट कांटेक्ट लिया, काउंटर इंक्रीमेंट। तो ये एक पेज के अंदर ही मेरे पास टोटल देखिए 1 2 10 काउंटर का सर्किट आ गया। तो जो सबसे पहला आपका EI का एडवांटेज एक मैंने बोला था कि जो सर्किट का साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग इसमें से हट जाती है। तो इंटरलॉकिंग हटने के कारण से वो ये सर्किट इतना छोटा हो जाता है। तो इजीली एक एक कॉन्टेक्ट तो कोई भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फेलियर हमारा कहाँ है, तो फेलियर आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है। ये इसका देखेंगे, इसके फ्रंट व्यू के अंदर अगर आपको एक चीज बस देख लीजिए, ये A B C D इस टाइप से आगे की रो जो होती है ABCDEFGHIJ K तक बनी हुई है। उसके बाद ये इधर जो ABCD लिखा है रियर रो में, ABCD नहीं है मेरे यहाँ, मेरा सीधे K के बाद LMNO चालू हो जाता है, तो जिससे आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। तो ये ड्यूरिंग जब भी आप अपने रूम में जा रहे हैं तो इस रैक को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो वायरिंग हुई है उसी टाइप से हुई है नहीं हुई है, जो कंपनी वायर्ड है। इससे अगर आप देखेंगे तो आपको पकड़ने में इजी रहेगा। आप देखेंगे A के अंदर VCR लगी हुई है, B के अंदर सिस्टम A लगा है, C के अंदर सिस्टम B लगा। इसके बाद दोनों तरफ फैन ट्रे है, सिस्टम A की फैन ट्रे अलग है, सिस्टम B की फैन ट्रे अलग है। ये आउटपुट कार्ड की जंक्शंस की सप्लाई है। यहाँ पे स्विचेस लगे हुए रहेंगे, फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम, अगर जहाँ पे भी आपका वीडियो से सप्लाई का होगा। मेरे 2 फाइबर मैनेजमेंट हो जाते हैं क्योंकि OC से भी कनेक्शन। ये आपका पावर रैक रहता है। पावर रैक जो है ये आपका वीडियो रूम में लगेगा, मतलब SM रूम में लगेगा। SM रूम के अंदर इस टाइप से वायरिंग होती है पावर रैक। ये देख लीजिए, फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे नीचे लगाया जाता है हमेशा। स्टैंडर्ड ड्राइंग है, फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे नीचे रहेगा। जगह डिमांड है कि सबसे ऊपर करने के लिए, इसे शायद सबसे ऊपर रखा जाएगा, लेकिन अभी तक जो स्टैंडर्ड ड्राइंग आती थी उसके अंदर फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे नीचे रखते थे। तो मैं मीटिंग एंड करूं या कुछ पूछना है किसी को? बकरी कौन भगा रहा है? भाई सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अभी बात करना है तो सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ये सीटी कब से कौन बजा रहा था?